हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने सारे सेक्शन कवर कर लिए हैं। आपको देखना हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 11 के बारे में है, जो बेसिकली एक सेक्शन के बारे में डील करता है, ठीक है। एक सेक्शन कौन सा? सेक्शन 169, जो पहले 167 हुआ करता था। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई भी एविडेंस अगर एक बार इम्प्रॉपर तरीके से उसको ग्रहण किया गया है या फिर उसका एक बार रिजेक्ट कर दिया गया है उस एविडेंस को, तो उसी आधार पे पुनः से विचारण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में ये सेक्शन पूरा डील करता है। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा केस लॉ के माध्यम से डील करेंगे विद डायग्राम। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डायग्राम के फॉर्म में पूरा इसको डिस्कस करेंगे, इस सेक्शन 169 को। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी साक्ष्य पेश किया जाता है, अगर कोई भी फैक्ट साबित करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एविडेंस लाना पड़ेगा। अगर एविडेंस प्रस्तुत किया गया तो उसके दो कंडीशन यहाँ पे बताया गया है। पहला कहता है कि अगर उस एविडेंस को ग्रहण तो किया गया, यानी उसको एडमिट तो किया गया, लेकिन इम्प्रॉपर तरीके से, यानी कि अनुचित रूप से ग्रहण किया गया, या फिर हो सकता है जो एविडेंस प्रस्तुत किया गया है उस एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि स्वीकार नहीं किया गया। तो यहाँ पर मात्र इस आधार पर कि ये जो साक्ष्य था अनुचित रूप से ग्रहण किया गया था या फिर इसको रिजेक्ट किया गया था, इस आधार पे पुनः से ना तो इसका विचारण किया जाएगा और ना ही जो भी विनिश्चय किया गया है, जो भी जजमेंट आया है, उसको ना तो उल्टा जाएगा, ठीक है। केवल इस आधार पे कि ये जो एविडेंस पेश हुआ है उसको इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ है या फिर रिजेक्शन ऑफ एविडेंस हुआ है, केवल इस आधार पे ना तो उसका विचारण किया जाएगा और ना ही जो विनिश्चय हुआ है, जो निर्णय हुआ है, उसको ना ही उल्टा जाएगा। तो जैसा विनिश्चय है उसी तरह का रहेगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब यहाँ पे न्यायालय को, यानी जिस न्यायालय के समक्ष मामला चल रहा है उस न्यायालय को दो चीज़ें लगें, ठीक है, दोनों में से कोई भी। यदि मान लीजिए उस न्यायालय को लगता है जो साक्ष्य पेश किया गया है कि उस साक्ष्य को ग्रहण किए बिना भी विनिश्चय करने के लिए, जो मामला को डिसाइड करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, यानी कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया वो न्यायालय समझता है कि ऐसा साक्ष्य को लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ग्रहण किए बिना भी इस मामले का विनिश्चय किया जा सकता है तो फिर यहाँ पे नवीन विचारण नहीं किया जाएगा, पुनः से विचारण नहीं किया जाएगा। सिर्फ उस आधार पे कि आपका जो एविडेंस था आप उसका रिजेक्ट कर दिया गया या फिर उसका इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे अगर न्यायालय को प्रतीत हो जाए कि जो साक्ष्य अग्रहण हुआ है, यानी कि जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर उसको स्वीकार कर भी लिया जाता तब भी उस विनिश्चय पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर यहाँ पे दोनों कंडीशन में ना तो जो जजमेंट हुआ है उसमें कुछ फेरफार किया जाएगा और ना ही ऐसे आधार पे पुनः से विचारण किया जाएगा। लेकिन मामले में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होना आवश्यक है, यानी इन दोनों में से कोई सभी आपको यहाँ पे न्यायालय को प्रतीत होना चाहिए। या तो उसको ऐसा लगे कि इस साक्ष्य के ग्रहण किए बिना भी उस मामले में का निपटारा अच्छी तरीके से, पूर्ण न्याय तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है, तो फिर यहाँ पे उसको कर सकता है। और दूसरा चीज़, अगर उस एविडेंस को रिजेक्ट भी कर दिया है ना और न्यायालय को लगता है कि ऐसे एविडेंस को अगर हम स्वीकार भी कर लेते हैं ना तब भी हमारे मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जो जजमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर यहाँ पे कोई भी नवीन विचारण नहीं किया जाएगा। ये आपका पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि मान लीजिए साक्ष्य प्रस्तुत किया गया या फिर उसको इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ या फिर उसको रिजेक्ट किया गया, तो मात्र इस आधार पे कि उसको रिजेक्ट किया गया है या इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ है उसमें कोई भी नवीन विचारण नहीं किया जाएगा, ठीक है, या फिर कोई विनिश्चय जो हुआ है उसको ना तो उल्टा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यायालय को क्या प्रतीत होना चाहिए? यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है कि न्यायालय को अगर लगे कि इसको ग्रहण किए बिना भी पर्याप्त विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको निश्चित कर सकता है। और यहाँ पे यह हो सकता है कि न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि अगर हम इसको ग्रहण भी कर लेते हैं, एडमिशन में कर भी लेते हैं इस एविडेंस को, तब भी हमारे जजमेंट में कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है, सेम टू सेम रहने वाला है, तो फिर यहाँ पे नवीन विचारण नहीं किया जाएगा।
अब बेयर एक्ट की बात करें तो बेयर एक्ट में अगर आप देखोगे तो 169 जो पहले 167 हुआ करता था, ये कहता है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या फिर अग्रहण, यानी कि या तो साक्ष्य का एडमिशन हुआ हो, और कैसा एडमिशन हुआ हो, इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ हो, या फिर यहाँ पे कहता है कि साक्ष्य को एक बार रिजेक्ट कर दिया गया, तो केवल इस आधार पे ना किसी नए ट्रायल नहीं किया जाएगा, किसी तरीके का नया विचारण नहीं किया जाएगा। तो उसके बारे में ये पूरा डिटेल में बताया गया है। तो ये कहता है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं, यानी कि जो रिजेक्ट किया गया है या फिर अनुचित रूप से इम्प्रॉपर तरीके से उसको एडमिट किया गया है ना, उस स्वयं में वो मामले में नवीन विचार करने के लिए या फिर विनिश्चय के पलटे जाने के लिए कोई ऐसा आधार नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया जाता है, यानी कि मेरा एविडेंस रिजेक्ट हो गया और मैंने ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय को अगर ऐसा लगता है, न्यायालय को ऐसे प्रतीत होता है कि जिस साक्ष्य के बारे में ऐसा आक्षेप किया जा रहा है, ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है, या फिर जो ग्रहित साक्ष्य के बिना भी अगर विनिश्चय किया जा सकता है, न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था, यानी कि पर्याप्त साक्ष्य है, अगर जो उसको साक्ष्य जो पेश किया गया है जिसके बारे में ऑब्जेक्शन किया जा रहा है ना, तो उस ऑब्जेक्शन वाले एविडेंस के बिना भी अगर न्यायोचित रूप से यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से मामले का निपटारा किया जा सकता है ना, तो फिर यहाँ पे निपटारा किया जा सकेगा और ऐसे एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर यहाँ पे कहता है कि अगर न्यायालय को लगता है कि अग्रहित साक्ष्य लिया भी गया होता है, यानी कि अगर जो रिजेक्ट कर दिया गया था एविडेंस को, अगर उस एविडेंस को लिया भी गया होता ना, एक स्वीकार भी किया गया होता, तब भी उसमें विनिश्चय में फेरफार ना होना चाहिए था, यानी कि न्यायालय को लगता है कि इसमें फेरफार होगा ही नहीं अगर हम उसको एडमिट भी कर लेते हैं तो उसके बारे में ये है पूरा सेक्शन है। अब यहाँ पे इसके संबंधित एक केस था। केस कौन सा था? देवीदास जगजीवन बनाम पीरजादा बेगम। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो इम्पोर्टेंट विटनेस होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि जो महत्वपूर्ण साक्षी होते हैं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण जो दस्तावेज था उसको एग्जामिन करने के बारे में न्यायालय ने मना कर दिया। तो इसके बारे में जो ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा ना, तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन प्रॉपर तरीके से है और इसके बारे में आगे सुनवाई होगी। तो यहाँ पर नवीन विचारण भी किया जा सकेगा ऐसे एविडेंस के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एविडेंस जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप दस्तावेज लाते हो, दस्तावेज के जो कंटेंट्स होते हैं उसी के माध्यम से तो हर चीज़ साबित हो जाती है। सिविल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही तुम सारे सिविल वाद दायर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चैप्टर नंबर 12 आता है, जो लास्ट सेक्शन बताता है, एक सेक्शन 170 जो कहता है निरसन में व्यावृत्ति, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था उसको यहाँ से इस सेक्शन के माध्यम से रिपील्ड कर दिया गया। बस और कुछ भी आज के सेशन में नहीं है, ठीक है। तो हम अगला लेक्चर कौन सा देखने वाले हैं? अगला लेक्चर हम देखेंगे सीआरपीसी, जो आपका बीएनएस में चेंज हुआ है, तो उस बीएनएसएस का जो उस बीएनएसएस में जो कंप्लीट नहीं हुआ है लेक्चर, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे।